हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। किरण लर्नर्स अकेडमी दोस्तों आप लोगों के लिए लेके आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी। 100 क्वेश्चन का क्रैश कोर्स रहेगा। ये जीके में जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे चैप्टर इसमें कवर होंगे। जो लेटेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो पूछे गए हैं, या वो कह सकते हैं जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, डीएनएस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर भी आपके कवर होंगे 100 क्वेश्चन के अंदर। और आपकी जो लेटेस्ट टाइप है वो भी कवर होंगी। और साथ ही साथ इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को आपको मिल सकते हैं। और इसको हम दोस्तों 100 क्वेश्चन का जो क्रैश कोर्स है इसको 4 पार्ट में कवर करेंगे। ये है इसका पार्ट नंबर 1। और हर पार्ट में रहेंगे 25 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। 1939 में हुए त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी का जो पसंदीदा उम्मीदवार कौन था, ये पूछा गया है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा ये थे ऑप्शन बी, पट्टाभी सीतारमैया। आपको ध्यान रखना है 1939 के पूरा कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट किया था। लेकिन चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2। मुगल शासक जहांगीर के बाद जब तक कि शाहजहां गद्दी पर नहीं बैठा, वास्तविक मुगल शासक कौन था? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, राजकुमार सैयर। जहांगीर की मौत के बाद आपको ध्यान रखना है, जहांगीर की मौत के बाद थोड़े समय के लिए शहरयार ने गद्दी संभाली थी, फिर शाहजहां बने थे उसके बाद। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकों को पनाह दी थी? इसका राइट आंसर होगा ये दी थी ऑप्शन सी, गुरु हरराय ने। ठीक है, ध्यान रखना आपको 17वीं सदी में दारा सिकों को शरण गुरु हरराय जी ने दी थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ये मिला था सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण मिला था। और ये किससे जुड़े थे दोस्तों? चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे ये। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ई, सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था? तो इसके लिए किया गया था ये, इसका जो राइट आंसर होगा ये था 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा था दोस्तों? 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7। इस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? आपको ध्यान रखना है, अकबर ने जजिया और तीर्थ कर को समाप्त किया था। राइट आंसर होगा मुगल बादशाह अकबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, वह डैश था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों, वो था टिप्पू सुल्तान। कौन था? टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगवाया था और जैकोबिन क्लब से जुड़े हुए थे ये। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में दोस्तों स्थानीय स्वशासन के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? आसान क्वेश्चन है, ये हुआ था 1907 में। आपको ध्यान रखना है 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? शाही फरमान के मुद्दे पर
तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जहांगीर के समय में थॉमस रो आया था और ये फरमान लिया गया था। कौन सा? शाही फरमान। इसके द्वारा कौन आया था? थॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12। केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए किस कमेटी का गठन किया गया और जिसने राज्य के अविभाज्य रूप को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की या किया? इस कमेटी का नाम था श्री कृष्ण कमेटी या समिति कह सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना राज्य के मुद्दे पर श्री कृष्ण समिति बनी थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय भाग 4 के डैश में निहित है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, आपको राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 में निहित है। राइट आंसर होगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट आपको बतानी है, कौन सा है? पहला कहता है राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। अध्यादेश अध्यादेश कानून के बराबर होता है और संसद के द्वारा बैठने के 6 हफ्ते बाद इसको खत्म हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख में ये 6 सप्ताह आएगा दोस्तों, ना कि 3 सप्ताह। ये गलत हो गया, केवल एक ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के दोबारा बैठने के 6 सप्ताह 6 वीक्स तक मान्य रहता है। उसके बाद अपने आप ये समाप्त हो जाता है। कह सकते हैं अगर 6 हफ्ते के अंदर संसद उसे पास नहीं करती तो वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव और नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष डैश में 73वें और 74वें संविधान संशोधन संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पूछा जाता है। राइट आंसर होगा इसका ये 73वां और 74वां दोस्तों, जो जोन सा संशोधन था, ये पास हुआ था 1992 में, 1992 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत को कोई भी नागरिक देश से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, मतलब जानकारी मांग सकता है। तो अकॉर्डिंग टू आरटीआई के तहत नागरिक लोक प्राधिकारी से जानकारी मांगी जा सकती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, लोक प्राधिकरण। आपको ध्यान रखना है, भारत का कोई भी नागरिक लोक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17। वर्ष 1956 में किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? ये किया गया था, राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी, भाषागत और सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर। आपको ध्यान रखना है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला कहता है सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय है दोस्तों, ये क्या हो गया? गलत हो गया। नीति निर्देशक तत्व कोर्ट में लागू नहीं कराए जा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पहले भी आया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा को क्या मिला है? पद्म विभूषण से सम्मानित इनको किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो ये कहता है आर्टिकल 79। 79 कहता है कि संसद इसके बराबर होगी राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। पहला कहता है राज्य किसी भी नागरिक की भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कहता है आपातकाल मतलब कि इमरजेंसी के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों ठीक है। आपको ध्यान रखना है इमरजेंसी में आर्टिकल 19 है जो ये सस्पेंड किया जाता है या कि हो सकता है। और कह सकते हैं स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, बोलने पर क्या लग सकते हैं, प्रतिबंध लग सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। राइट आंसर होगा ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL मामले को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा साहनी केस में ओबीसी रिजर्वेशन दोस्तों 27% को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना था जो ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया था, रिजर्वेशन दिया गया था। तो इस तरह से कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन सी। अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया है इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 23। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से तीन शब्द जोड़े गए हैं? ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था जो से ये तीन शब्द दिए गए थे या कह सकते हैं जोड़े गए थे जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष और अखंडता। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार होता है? आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है दोस्तों उसमें जो विवाद होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, उसका जो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का सुप्रीम कोर्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस आधार पर होती है? इसका राइट आंसर होगा ये होती है पॉपुलेशन के बेसिस पे, जनसंख्या के आधार पर। आपको ध्यान रखना राज्यसभा में जो सीट एलोकेशन होता है पॉपुलेशन के आधार पर या पॉपुलेशन के बेसिस पे, जनसंख्या के आधार पर होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।